नमस्ते दोस्तों, द विहार एग्जाम पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी पूरे वन शॉट लाने का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमारे चैनल पे अभी तक एंसेंट हिस्ट्री और पॉलिटी का वन शॉट वीडियो आ गया है। और उसी सीरीज में हम आज जो है मिडिवल हिस्ट्री का पूरा वन शॉट वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। और इसका PYQ जो है आपका एंसेंट का PYQ आप जा करके देखिएगा। हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसके अंदर में है। और मिडिवल का भी जो भी PYQ है अभी तक सारे एग्ज़ाम बिहार में हुए हैं उनका सारा जो है मैंने करवा रखा है। तो चलिए देर ना करते हैं और हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है दोस्त, तो बिहार एग्ज़ाम पे जो है सारा आपको देखने को मिलेगा, जितने भी वन शॉट हैं। और हम लोग का प्रयास रहेगा कि आपका जो है 31 तारीख तक सारा वन शॉट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि आपको रिवीजन करने में जो है कोई कठिनाई ना हो। और आप इससे एकदम जुड़े रहिए द बिहार एग्ज़ाम से। आपकी तैयारी जो है पूर्णतः इस पर करवाई जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, विदेशी आक्रमण, हम लोग जो मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मेडिवल को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड को भी जानना ज़रूरी है। ठीक है ना, कि मेडिवल हिस्ट्री क्यों माने कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है मोहम्मद साहब का, जो मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब का जन्म, ठीक है ना, का जन्म से थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा समझना पड़ेगा दोस्त। उसके बाद ही आपको, जैसे ऐसे हम यहाँ से अगर बताते हैं ना कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था क्या था, तो ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो 570 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ। ठीक, और उसके बाद जो है इनका जो ज्ञान प्राप्त होता है, जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ इनको 610 ईस्वी में। ठीक है ना। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था, आप लोग जानते हैं। ठीक है, मक्का। और इनका मृत्यु जो हुआ था वो मदीना में हुआ था। ठीक है ना, तो इनका मृत्यु जो हो जाता है बस इसके जो है 22 साल बाद, यानी 632 ईस्वी में। ठीक है ना। तो इसके बाद जो है ना दोस्त, एक पोस्ट आता है खलीफा। ठीक है, खलीफा जो होता है, खलीफा जो होता है वो धार्मिक हेड भी होता है और ये जो है राजनीतिक हेड भी होता है। राजनीतिक हेड भी होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है अबू बकर करके एक खलीफा होता है। फर्स्ट खलीफा जो होता है, फर्स्ट खलीफा जो है अबू बकर है। ठीक है ना, एक मिनट। अबू बकर करके एक खलीफा होता है, सबसे फर्स्ट खलीफा ये होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है सेकंड खलीफा जब आता है आपका, उसके बाद उमर खलीफा आता है। उमर, उसके बाद फिर एक और खलीफा आता है। मैंने इस तरह से जो है खलीफाओं का पोस्ट बनते जाता है। और बाद में जब आप जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन होता है, उस समय जो है उनको एबॉलिश किया जाता है, तो खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है। आप बताइएगा खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ तक समझ गए आप। अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं दोस्त। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा क्लियर रहेगा ना तो आपको एकदम याद रहेगा, पूरा याद रहेगा। ठीक है, तो इनके बाद जो है पोस्ट हो गया, ये खलीफा का पोस्ट हो गया आपका। मोहम्मद साहब का जन्म हो गया। अब देखिए मोहम्मद साहब क्या कर रहे थे ना, कि इस्लाम धर्म ऐसे 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 बिखरा हुआ था बहुत सारे कबीले में, तो इनको इकट्ठा करने का काम किया था। इकट्ठा किया और एक बॉन्ड में बांध के रखा, यानी बंधन में बांध के रखा। और उस संप्रदाय का नाम दिया उन्होंने मुस्लिम। ठीक है, तो इसको जो है उमर खलीफा के बाद एक खलीफा आया जिसका नाम था वाजिद। ठीक है दोस्त, वाजिद अली।
ठीक है। तो वाजिद अली को श्रीलंका से, श्रीलंका होता है, श्रीलंका ये हो गया और अफ़गानिस्तान वाला एरिया में ये रहता है। तो श्रीलंका से जो है सो ऐसे जाते रहता है गिफ्ट, ठीक है। ये गिफ्ट जा रहा था, ये गिफ्ट श्रीलंका के राजा ने खलीफा के लिए भेजा। लेकिन हमारे जो गुजरात वाला एरिया है, सिंध वाला एरिया है, उस जगह पे जो है सो लूट लिया जाता है, समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिया जाता है। एक कहानी है 711 ईस्वी की, ठीक है, 711 ईस्वी की, ठीक है ना। तो ये लूट लिया जाता है यहाँ पे गुजरात वाले एरिया में। तो गुजरात वाले एरिया में जब लूट लिया जाता है तो ये खलीफा जो है तो यहाँ का राजा होते हैं उस समय, ठीक है ना, दाहिर। तो उनको बोलता है कि आप जो है सो इसको रिकवरी कीजिए या फिर इसका हर्जाना हमें दीजिए। तो बोलते हैं हाँ ये क्या हो गया भाई, मैं क्यों दूँ हर्जाना और मैं क्यों रिकवरी करूँ, आप अपना सैनिक भेज के करिए। तो इनको लग जाता है बुरा, ठीक है, बुरा लगता है। तो ये बोलते हैं कि ठीक है मैं तुरंत करवाता हूँ आपसे, मैं करवाता हूँ। वही भेजते हैं 712 में जो है सो मोहम्मद बिन कासिम को। तो देखिए दोस्त, यहाँ तक आप समझ गए होंगे मैं भी, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं और मोहम्मद बिन कासिम को देखते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था दोस्त, वो पहला आक्रमणकारी था और अरब आक्रमणकारी था, ठीक है ना, ये अरब का था, ठीक है, ठीक है। तो अरब आक्रमणकारी जो है सबसे पहले हमारे के यहाँ 712 ईस्वी में सिंध पे विजय किया। उस समय राजा कौन था, दाहिर, ठीक है ना, सिंध का राजा था दाहिर। अब देखिए ये एकदम दाहिर जो था ना, वो एकदम निश्चिंत था कि ये क्या कर लेगा हमारा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो था देवल वाला क्षेत्र पर, देवल एक क्षेत्र था, देवल पे जो था उसने कब्जा कर लिया, कौन, मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद जो है रावर वाला जो क्षेत्र था उस पे भी ये स्वयं रहता है, इस पे इसका भतीजा रहता है, ठीक है, भतीजा रहता है। लेकिन रावर वाला जो क्षेत्र था ना उस पे दाहिर स्वयं होता है, ठीक है। तो ये स्वयं होते हुए भी एकदम निश्चिंत रहता है कि भाई कुछ नहीं करेगा, ये आएगा जाएगा हार के, ठीक है। लेकिन ये लड़का था वो दाहिर को हरा देता है, ठीक है। और हराने के बाद जो है सो ये लेकर करके, और ये पहला जजिया कर इसने मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर लगाया था, ठीक है, जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, ये तो जानते हैं। तो इसने जो है सो हरा दिया, मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हरा दिया। अब दाहिर की दो बेटियां होती हैं दोस्त, ठीक है, दो बेटियों को जो है दाहिर की दो बेटियों को जो है सो मोहम्मद बिन कासिम लेकर के और खलीफा के पास जाता है, ठीक है ना। तो खलीफा के पास ले करके जाता है दो बेटियों को, ठीक है। ये दो बेटियां जो होती हैं उनको बोलता है कि भाई हम जो है सो लेके जाएंगे, तो वहाँ पर जो है सो हमको अवार्ड दिया जाएगा, ताकि जो है सो और हम गिफ्ट देंगे खलीफा को, ये दोनों लड़कियों को सौंप देंगे। दरअसल होता क्या है कि ये दोनों लड़कियां बहुत ही तेज़ रहती हैं, दाहिर की दोनों बेटियां, और इनकी बेटी जो है सो बोलती है खलीफा से कि भाई हमारे साथ जो है सो बदतमीजी किया गया है रास्ते में, ये मोहम्मद बिन कासिम बहुत दुष्ट प्रकार का आदमी है, ठीक है। तो ये जो है सो बोलते ही एक ऊँट जो है, ऊँट को जिंदे मैंने ऊँट को छिलवाया जाता है और मोहम्मद बिन कासिम को जैसे उसी में उसकी जो सर होता है ना उसको दबा दिया जाता है ऊँट के अंदर, तो ये इसकी मौत हो जाती है। अब ये दोनों बेटियां जो होती हैं, दाहिर की जो दोनों बेटियां रहती हैं, वो बोलते हैं कि मैंने तो अपने दुश्मन को मरवा दिया, तो इनको भी हैंग कर दिया जाता है। तो बहुत इतिहासकार बोलते हैं कि ये अपने इज्जत बचाने के लिए दाहिर की दोनों बेटियों ने अपने दुश्मन को भी मार दिया और अपनी इज्जत भी बचा ली, ठीक है। तो इस तरह का आपको चीज़ देखने को मिलता है यहाँ पे। तो समझ गए आप, पूरा समझ गए होंगे आप, आई होप। तो इस आक्रमण और विजय का वर्णन हमें चचनामा में मिलता है, ठीक है। चचनामा नामक ग्रंथ जो लिखे थे कौन, अली कुफी ने लिखा था, ठीक है। इस विजय से भारत में इस्लामी शासक का आरंभ होता है। इस्लाम का जो है सो सबसे पहला
आरंभ यहीं से होता है। अब दोस्त देखते हैं मोहम्मद गजनबी को। तो मोहम्मद गजनबी को देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये तुर्क आक्रमणकारी था, प्रथम तुर्क आक्रमणकारी, ठीक है। वो अरब था और ये तुर्क था, याद रखिएगा, ठीक है ना। यह गजनबी वंश का संस्थापक था, यह गजनबी वंश का संस्थापक था, ठीक है ना। राजधानी गजनी, ठीक है। ये 998 से 1030 तक रहता है, ठीक है। भारत में इसने कितना बार आक्रमण किया दोस्त? तो 17 बार आक्रमण किया। सबसे पहला आक्रमण जो है सो जयपाल पर करता है 1001 ईस्वी में, जो हिंदू शाही वंश से था, माने शासक था, ठीक है। और ये जो है सो जाकर लेकर सिंधु नदी में आत्महत्या कर लेता है, ठीक है ना, हारने के बाद, ठीक है। तो उसके बाद फिर देखते हैं 1008 ईस्वी, ठीक है। वह हिंद की लड़ाई हुई, वह हिंद की लड़ाई हुई, यानी इसको बोल सकते हैं आप हिंद, हिंद भी बोलते थे, ठीक है ना। हिंद की लड़ाई हुई, विहिंद की लड़ाई हुई, जिसमें आनंदपाल जो थे, आनंदपाल इनसे इन्हीं का पुत्र था जयपाल का, जो बदला लेने आया था, ठीक है ना। और ये भी उनके विरुद्ध हार जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे बड़ा आक्रमण, अगर माना जाए तो यही था। सोमनाथ मंदिर से जो है सो लूट करके ले जा रहे थे बहुत सारे धन और संपदा, उस समय जो थे, माने कि बहुत सारा धन लेकर करके जा रहा था, ठीक है। और भीमदेव प्रथम जो थे चालुक्य वंश के, वो उस समय शासक थे, ठीक है। तो अंतिम आक्रमण इनका हुआ था जाटों के प्रति। जैसे कि ये 26 में जा रहे थे ना, तो जो है सो इनका जो है सो ऐसे जा रहा था, ठीक है। तो पीछे से जो है अटैक कर देता है जाटों ने, और जाट अटैक करके इतना जो है सो यहाँ तक धन जो है सारा लेकर करके जाट चले जाते हैं, और ये जो है सो आगे बढ़ते जाते हैं। इनका सेना नेतृत्व इसीलिए जाना जाता था दोस्त, कि ये जो थे ना, यहाँ बोलेंगे ठीक है पीछे वाला जो ले गया, लेकिन आगे वाला नहीं जाना चाहिए, चलो आगे चलो। और ये बहुत ही जानकार और बहुत ही उम्दा टाइप का वो ये बंदा था मोहम्मद गजनबी, क्योंकि ये पूरे विश्व के जो स्कॉलर थे इनके पास थे, बहुत सारे स्कॉलर थे, ठीक है, आगे भी देखेंगे हम लोग। तो 1930 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, यही। उसके बाद जो है सो 29 में एक और अभियान होता है दोस्त, खोखरों के प्रति, ठीक है। तो खोखरों के प्रति जब होता है ना आक्रमण, तो उसमें जो है सो मोहम्मद गजनबी घायल हो जाता है, और उसी के कारण जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा बोलते हैं इतिहासकार, ठीक है। महमूद के समकालीन विद्वान अल वरूनी, ठीक है, जिसने भारतीय धर्म, विज्ञान, संस्कृति एवं कई पुस्तक लिखे, जिसका नाम है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद किसने लिखा? तो अल वरूनी ने लिखा। एक फिरदौसी नामक कवि ने महमूद के दरबार में शाहनामा नामक प्रसिद्ध फारसी महाकाव्य लिखा। महमूद केवल लूट के उद्देश्य से भारत आया था, उसने यहाँ अस्थायी शासन की स्थापना नहीं की। उसके आक्रमणों से भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक संपत्ति को भारी क्षति पहुंचा था, ठीक है। अब आते हैं मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो गौरी जो था वो सबसे पहले हमारा कब किया? गौरी ने जो है सबसे पहले 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करता है दोस्त, और उसके बाद जो है सो 78 में जो है सो गुजरात पर आक्रमण कर और उसको हरा देता है, ठीक है। लेकिन उस समय जो है वो भीमदेव द्वितीय आते हैं, वो तो प्रथम थे ना, ये द्वितीय आते हैं। इनकी संरक्षिका होती हैं माँ नायिका देवी, ठीक है। ये जो है सो सबसे पहले इनका हार का सामना करना पड़ता है, कब? 1178 में, ठीक है। तो 78 में जो है सो इनको हार का सामना करना पड़ता है, किनको? गौरी को। और किन से हारते हैं ये? ऐसे तो बोला जाता है भीमदेव द्वितीय से हारते हैं, लेकिन उनकी संरक्षिका जो थी उनकी माँ थी नायिका देवी, ठीक है। और ये जो है सो कहाँ पे कर रहे थे? माउंट आबू के निकट जो है ना, माउंट आबू वाला निकट हुआ था, वहीं पे निकट में ही लड़ाई हुआ था, माउंट आबू वाला क्षेत्र में, ठीक है। यह युद्ध
कायद्रा का युद्ध बोल जाता है, ठीक है। ये युद्ध को क्या बोलते हैं? कायद्रा का युद्ध, ठीक है, बैटल ऑफ कायद्रा। इसके बाद उसने कई सफल आक्रमण किए और अंत में भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। उसने बहुत सारा आक्रमण किया, ठीक है। देखिए तराइन, तो तराइन आप लोग जानते हैं 1991 में हुआ था, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पहला में तो जीत जाते हैं लेकिन सेकंड में जो है सो ये हार जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक और अभियान करता है 1194 में, ये जो है सो जयचंद ही बुलाता है, ठीक है। इसका एक लंबा कहानी है दोस्त, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चल के हम लोग जब विस्तृत से क्लास करेंगे ना पूरा एंशिएंट का और मेडिवल का, तो उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो भारत में अपने सभी क्षेत्रों का नियंत्रण उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था, ठीक है ना। इसके स्लैब जो थे ना, उसके 3 स्लैब थे, आगे हम देखेंगे। तो गोरी के विजयों से भारत में इस्लामिक शासन की नींव पड़ी, जो आगे चलकर दिल्ली सल्तनत के रूप में विकसित हुआ। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनबी का आक्रमण और संस्कृति क्षति का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। कायद्रा का युद्ध भारत की वीर नारियों की भूमिका का उदाहरण देता है। कौन? नायिका देवी ने लड़ा था ना दोस्त, याद रखिएगा। नायिका देवी कौन थी? भीमदेव द्वितीय की माँ थी, वो संरक्षिका बनी थी। देखिए गोरी का 3 वो होता है स्लैब, यानी दास या गुलाम बोल सकते हैं आप। यलदोज होता है, ठीक है। उसके बाद कुवाचा और तीसरा जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो देखिए एक और इसमें कुवाचा का दिया है नाम, लेकिन एक मेरे ध्यान में आ रहा है बख्तियार खिलजी होता है, जो नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय करता है। तो इसको जो है यलदोज को जो है सो आपको भेज दिया जाता है वो अफगानिस्तान वाला एरिया में, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान वाला में, और इस जो होता है उसको जो है सो अथी पे भेजा जाता है, क्या बोलते हैं, जो मिड वाला जो है ना, मिड अफगानिस्तान वाला जो एरिया है मिडिल, उस पे भेजते हैं इनको, ठीक है। और इनको जो है सो दिल्ली में भेजते हैं, ठीक है। तो दिल्ली में भेजते हैं और जो है सो बख्तियार खिलजी को पूरे अभियान के लिए भेजते हैं कि आप जाइए और साम्राज्य को जो है सो, एक सेना नायक होता है, वो बहुत बड़ा सेना नायक होता है, बहुत कुशल सेना नायक होता है। आप इस साम्राज्य को जो है सो संरक्षित कीजिए और आगे जो है सो आप जीत के आइए, ठीक है। तो आइए दोस्त, दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ करते हैं हम लोग 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई, लेकिन इसका वास्तविक शासक जो है सो माना जाता है इल्तुतमिश को, ठीक है। तो गुलाम वंश या मामलुक वंश कब से कब तक रहा? 1206 से 1290 ईस्वी तक। सबसे पहला शासक देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सो 1206 से 1210 तक गुलाम वंश के संस्थापक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसे लाख बख्श बोलते थे। लाख बख्श इसलिए बोला जाता था कि बहुत सारे जो है सो धन संपदा बांटते थे ये, ठीक है। उसके बाद लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई चौगान खेलते हुए, ये लोग आप लोग सब लोग जानते होंगे। अब आइए इल्तुतमिश जो है सो 1210 से 1236 तक रहा। ये वास्तविक संस्थापक बोला जाता है गुलाम वंश का या दिल्ली सल्तनत का। तुर्क के चलहगानी 40 दलों का एक समूह बनाया जिसे बोला गया, ठीक है। राजधानी जो है सो परिवर्तित किया, लाहौर से दिल्ली लाया, एकता प्रणाली लाया, ठीक है। रजिया सुल्तान जो है सो 36 से 40 तक रहती है। यह पहली महिला शासक थी, ठीक है, शासक थी जो दिल्ली सल्तनत में बैठी थी। यह तुर्क अमीरों ने इनका विरोध किया था। बहराम शाह 40 से 42 तक रहता है, रजिया का भाई होता है और यह कमजोर शासक होता है दोस्त। इसके साल में कुछ नहीं होता है, इसके मैंने काल में कुछ नहीं होता है। मसूद शाह जो है 1242 से 1240 तक रहता है और यह जो अशक्त माने कि एकदम कमजोरी भी रहता है, कमजोर शासक इसको बोल सकते हैं। दरबार में अस्थिरता बनी रहती है और जो है सो झगड़ा वगड़ा होते रहता है। इसी का फ़ायदा उठा के बलबन जो है सो अपने दामाद नसरुद्दीन मोहम्मद को जो है सो बना देता है 40 से 66 तक। जो है सो बलबन के संरक्षक में ये रहता है, ठीक है। धार्मिक प्रवृत्ति का एक आदमी होता है, ये पूरा कुरान उरान पूरा याद रखता है, ठीक है ना। और ये टोपी सी करके अपना गुजारा करता था। अब आते हैं गयासुद्दीन बलबन। तो ये जो है ये जो है सो अपने दरबार में आता है और कठोर अनुशासन करता है, माने कठोर शासक बनता है, ठीक है, जिसने लौह एवं रक्त की नीति मैंने
लाया था, ठीक है। उसके बाद जिले इलाही की उपाधि इसने ली, मैंने कि हम जो है सो अल्लाह ने मुझे भेजा है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आते हैं कैकोवाद, जो सो लास्ट होता है, कैकोवाद लास्ट हो जाता है, ठीक है, गुलाम वंश का। और ये जो है सो 87 से लेकर 90 तक 3 तक रहता है। ये बलबन का पोता होता है। ये विलासिता जीवन के कारण इसकी खत्म हो जाता है, ये विलासिता होता है। उसके बाद खिलजी आ जाता है। जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था माना जाता है, ठीक है। ये बहुत उदार नीति के लिए आदमी था। अलाउद्दीन खिलजी सबसे शक्तिशाली शासक बोल सकते हैं। हुनों को बचाया था, हुनों से जो है सो भारत को बचाया था हुन आक्रमण से, ठीक है। उसके बाद जो है सो दक्कन पर आक्रमण मलिक कफूर के नेतृत्व में हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है सो बाजार पर नियंत्रण किया था इसने, सबसे पहले वेतन देने का वो किया था। उसके बाद जो है सो आप भूमि पैमाइश करवाया था इसने, और मंगोलों को इसने हराया था, ठीक है। मंगोलों को इसने हराया था। मुबारक शाह जो है दोस्त, वो 1316 से 1320 तक अलाउद्दीन का पुत्र था, और यह एक कमज़ोर शासक था। खुसरो खान जो था वो 1320 ईस्वी में ही आया, और यह हिंदू से मुस्लिम बना। थोड़े समय के लिए शासन इसने भी किया। उसके बाद आते हैं तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक जो हैं दोस्त, हम लोग बहुत शॉर्ट में इसमें चल रहे हैं इसलिए क्योंकि ये मैराथन है, और मैराथन में हम लोग जितना शॉर्ट में केवल रिकॉल करने का काम करेंगे कि हाँ ये वंश था, ये इतना से इतना तक था, ये सब जो है ना हम लोग करेंगे। बाकी जो है डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे भी अब उपलब्ध है, और हम लोग और डिटेल करेंगे, ठीक है। इसके लिए घबराने की बात नहीं है। 72 के लिए हम लोग पूरा एकदम डिटेल्स में करेंगे, ओके। तो गयासुद्दीन तुगलक 1220 से 1225 तक वंश का संस्थापक के माना जाता है। प्रशासनिक सुधार के लिए इन्हें जाना जाता है, बहुत सारे प्रशासनिक सुधार इन्होंने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो सो 1325 से लेकर 1351 तक रहता है। ये बुद्धिमान परंतु असफल होता है। ये बहुत सारा जो है सो राजधानी अपना परिवर्तित करता है। दिल्ली से दौलताबाद इसने टोकन लाया था, टोकन मुद्रा, ठीक है। इसने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत सारा सिंचाई के लिए भी बनवाया था, नहर वहर भी बनवाया था, ठीक है। अब फिर फिरोज शाह तुगलक आते हैं, तो ये 51 से 88 तक रहता है। ये सिंचाई, अस्पताल, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। 50 नए नगर भी इसने बसाया था। इन्हीं के एक नगर का नाम है फिरोजाबाद, जो आज भी है, ठीक है। सैयद वंश आते हैं दोस्त। तो सैयद वंश जो है सो 1414 से लेकर 1450 ईस्वी तक होता है, और इनका जो है सो खिज्र खां शासक बना, इनका जो है सो संस्थापक होते हैं। तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है, ठीक है। मुबारक शाह जो तैमूर जीत जाता है ना, तैमूर जीतने के बाद जो आता है भारत पे, तो इन्हीं को खिज्र खां को ही रख दिया जाता है। लेकिन मुबारक शाह जब आता है तो इनका बेटा जो होता है मुबारक शाह, ये बंद कर देता है टैक्स वैक्स देना तैमूरलंग को, ठीक है। उसके बाद मुबारक शाह आता है तो थोड़ी शक्ति का प्रयोग करता है। मोहम्मद शाह, ये जो है 34 से लेकर 43 तक रहते हैं। कमज़ोर शासक होता है। सैयद वंश का 6 काल आने प्रारंभ हो जाता है। आलम शाह जो है सो 1443 से लेकर 1451 तक होता है, ये अंतिम शासक होता है। उसके बाद लोदियों की सत्ता आ जाता है। अब लोधी वंश जो है 1451 से 1526। अब देखिए इसमें देखिए बहलोल लोधी जो है सो इस वंश का संस्थापक था, ठीक है ना। ये अफगान सरदार था, ठीक है। पंजाब से आया अफगान सरदार था। सिकंदर लोधी जो था वो 89 से लेकर 1517 तक शासन करता है। विद्यमान कवियों का संरक्षण देता है, और आगरा शहर का इसने वो करवाया था, बसाया था। और सिकंदरी गज का भी इसने निर्माण करवाया था, जो भूमि पैमाइश के लिए किया गया था। सबसे पहले भूमि पैमाइश किसने करवाया था दोस्त? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, और उसके बाद जो है सो सिकंदर लोधी ने करवाया था। और सिकंदरी गज का एक वो बनवाया भी था, पैमाने भी बनवाया था। इब्राहिम लोधी, यह 1517 से लेकर 1526 तक रहता है, और ये लास्ट होता है, ठीक है ना। इब्राहिम लोधी एक अत्याचारी शासक था, कठोर और अत्याचारी था ये दोस्त, ठीक है। उसके बाद जो है सो 1526 में बाबर से पानीपत की लड़ाई में जो है पराजित होता है, और स्टार्ट हो जाता है आपका
मुगल वंश। अब देखिए गुलाम वंश। गुलाम वंश के जो है ना कुछ कुछ वो देख लेते हैं, जैसे कि क्या क्या इनके काल में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले ऐबक क्या थे औपचारिक सिंहासन पर नहीं बैठा था। रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यह लाख बख्श या बोला जाता था इन्हें, सिपह सिलहार यानी सेनापति बोला जाता था। इन्होंने अपने राजधानी लाहौर में रखा था। इनका मृत्यु जैसे पोलो खेलते हुए चौगान से गिरने के कारण हुआ था। सेना बोले ना कि सेनापति थे बख्तियार खिलजी। बंगाल और बिहार के विजित और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर गुप्त कुमार गुप्त द्वारा बताए थे आपको। ठीक है, उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने नहीं बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वो एक बहुत ही बड़ा विद्यालय था जिसका नाम था सरस्वती कंठा बिरास। ठीक है, और ये जो है बिग्गरराज चतुर्थ के काल में बना था, चौहान वंश के थे ना उनके काल में। अब वास्तुकार की थोड़ा सा बात करते हैं। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो है सो इसने दिल्ली में बनवाया था। कुतुब मीनार का नींव डाला था इसने किसके, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में। ठीक है ना, ये बना स्टार्ट किया था। उसके बाद उनके दमादों से पूरा करवाया था 4 मंजिला तक। 1 2 3 4 देख रहे हैं ना, 4 मंजिला तक करवाया था। और उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक ने भी 1 मंजिल बनवाया था। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, उसके बाद तारीख मुबारक शाही यान बिन अहमद सरहिंद द्वारा लिखा गया। ताजुल मासीर हसन निजाम द्वारा यह दिल्ली सल्तनत का पहला औपचारिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, 2 लेख हसन निजाम और फकरुद्दीन जो है ऐबक के दरबार में थे। गुलाम वंश जो था गुलामों का गुलाम कहा जाता था किसको, इल्तुतमिश को। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इबरी जाति से संबंध रखता था माने कि 1215 में तराइन तृतीय यल्दोज और किनके बीच हुआ था, इन्हीं के बीच हुआ था इल्तुतमिश के द्वारा। यल्दोज जो था ना वो अफगानिस्तान वाला एरिया पे जो राज्य कर रहा था वो, और इनके बीच यल्दोज की हार हो गई थी और वो वापस चला गया था। लाहौर से दिल्ली इसने स्थानांतरित किया। ठीक है, प्रमुख कार्य देखते हैं। तुर्क चलहगानी 40 गुलामों का एक समूह बनाया। उसके बाद जितल और टंका 2 तरह का इसने वो चलवाया था सिक्का। एकता प्रणाली लाया। ठीक है ना, राज्य को छोटे छोटे भागों में बांटा जिन्हें एकता या मुक्ति कहा। ठीक है, बाद में यह प्रणाली वंशानुगत हो गई जो फिरोज शाह तुगलक के समय तक रहा। ठीक है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ जिसमें इल्तुतमिश ने समाप्त किया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है क्योंकि उसने शासन को स्थायित्व प्रदान किया और इल्तुतमिश द्वारा पहला शासक था जिसने खलीफा से मान्यता भी प्राप्त किया था। ये याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला सबसे पहले कौन था, तो इल्तुतमिश था। अन्य जानकारी देख लेते हैं। इसकी 36 में मृत्यु हो जाती है। भारत में मंगोल आक्रमण हुआ था चंगेज खां के। ठीक है, मंगवर्णी जो होता है ना, मंगवर्णी भागते हुए आता है और जो है सो मंगवर्णी बोला जाता है ऐसे कि सिंधु नदी का जो 40 फीट का वो होता है पार्ट जो बह रही थी इसमें, इस साइड जो है सो चंगेज खां रहता है और ये यहाँ पर जो है सो मंगवर्णी रहता है। तो मंगवर्णी ने अपने घोड़े को यहाँ से कुदा देता है सिंध नदी में और सिंधु नदी पार कर करके भारत में आ जाता है। तो इसमें जो है सो चंगेज खां बोलता है कि भाई इसको संरक्षण अगर दिया तो हम तुम पे करेंगे, लेकिन ये संरक्षण या शरण देने से इनकार कर देता है इल्तुतमिश। ये याद रखना है। मिनहाज उल सिराज जो है सो इनका एक लेखक को संरचित करता है। नसरुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश के पुत्र के नाम पर एक ग्रंथ भी लिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं रजिया सुल्ताना तो आप लोग जान रहे हैं कि 36 से 40 तक होता है। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका। ठीक है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश के पुत्री थी। इससे पहले इल्तुतमिश के पुत्र नकरुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा था, वो एक अयोग्य शासक था। ठीक है, रजिया ने अमीर आखुर
याकूब को दिया था। ये चालगानी जो था ना, चालीसा दल जिसको बोलते थे, वही था, एक तुर्कामीर था। ठीक है। प्रमुख विरोध भटिंडा में अल्तुनिया ने कर दिया, और अल्तुनिया के साथ इसको एक पैक्ट के तहत जो है शादी करना पड़ा। ठीक है। और उसके बाद जो है सो आता है, तो जो है सो कैथल में जैसे इनको डाकुओं द्वारा खोखरो जनजाति होते हैं, उनकी चपेट में आकर करके इनकी मृत्यु हो जाती है, दोनों के, याकूब, अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों की। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग किया, खुले दरबार में बैठती थी। ठीक है। कुब्बा और कोट पहन कर करके, कुब्बा यानी टोपी, और कोट यानी आप तो समझते ही हैं, कोट तो जानते ही हैं। शासन में महिलाओं की भागीदारी को स्थापित करने वाला ऐतिहासिक शासिका मानी जाती है। अब आते हैं गैसुद्दीन बलबन के बारे में। वास्तविक नाम था उलुग खान। नसरुद्दीन मोहम्मद दामाद और संरक्षक, जिन्हें इलाही का उपाधि इसने लिया था। ठीक है। प्रमुख कर चालीसा दल को खत्म कर देता है, सजदा एवं पाबोस लाता है, और जो है सो जासूसी व्यवस्था को अत्यंत मजबूत करता है। ठीक है ना। रक्त और लोह की नीति यानी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी इसने अपनाया था। ठीक है। और स्वयं को ईरान के प्राचीन सम्राट अफरासियाब का वंशज बोलता था, अफरासियाज का वंशज बोलता था। ठीक है। दीवाने अर्ज नामक एक सैन्य विभाग बनाया था। ठीक है। सेवानिवृत्त सैनिकों को पेंशन देना प्रारंभ किया था। वाह, ये तो बहुत बढ़िया काम किया था। ठीक है। और नवरोज यानी फारसी में एक उत्सव था, त्यौहार था, ये नवरोज त्यौहार मनाना स्टार्ट करवाया था। अब आते हैं खिलजी में। ठीक है दोस्त, तो जलालुद्दीन खिलजी की बात करते हैं, तो खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। कारा और मानिकपुरा इलाहाबाद के पास का गवर्नर ये होता है। दक्षिण भारत में मालवा और देवगिरी यादव वंश की राजधानी पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करता है। अपना शासन शांति और उदारता के आधार पर ही रखता है। ठीक है। अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। यह सिंहासन पर अधिकार किया। ठीक है। और धर्म राजनीति को अलग करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत सुल्तान शासन में मंगोलों को 6 बार जो है इसके टाइम में आक्रमण किया था मंगोलों ने, किंतु सभी बार पराजित हुए थे मंगोल। ठीक है। इनका वास्तविक नाम जो था अलाउद्दीन खिलजी का क्या नाम था? अली गुस्पा। ठीक है, उशप्पा। यह सिकंदर ए आजम यानी इन्होंने लिया था कि मैं सिकंदर हूँ। सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर का भी उपाधि इसने लिया था। ठीक है। प्रसिद्ध उद्घोष, राज्य को कोई रक्त संबंधी नहीं पहचानता, रक्त से कोई संबंध रखता है उससे नहीं पहचानता, अर्थात सत्ता के लिए अपने संबंधों को भी दरकिनार कर दिया था इसने। ठीक है। उसके बाद प्रशासनिक सुधार, किसानों से सीधे कर वसूली हेतु दीवाने मुस्तखराज। ठीक है। डाक व्यवस्था के लिए, डाक व्यवस्था यानी पोस्टल सिस्टम लाया था। जासूसी तंत्र, ठीक है, को मजबूत किया था। चेहरा प्रणाली यानी सैनिकों का विवरण स्टार्ट करवाया था, विवरण लिखवाया था। ठीक है। और जो है सो घोड़े पर एक चिन्ह दिलवाया था कि ये जो है सो राजकीय घोड़ा है। सेना को नगद वेतन यानी कैश पेमेंट सबसे पहला देने वाला राजा था। दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी अस्थाई सेना इसके पास थी। ठीक है। और दिल्ली का सबसे दूसरी राजधानी सीरी बसाई। ठीक है। टॉमर वंश द्वारा बसाया गया यह पहला किला राय पिथौरा किला था। अब देखिए बाजार में सुधार, सभी वस्तुओं की कीमत तय किया इसने। ठीक है। उसके बाद 3 प्रमुख बाजार स्थापित किए। अन्ना यानी अनाज बाजार, कपड़ा, औषधि और सामान वस्तुओं के लिए एक बाजार, घोड़े, दास और गाय बैल के लिए एक बाजार। ये इसने 3 बाजार लगवाना स्टार्ट किया। ठीक है। नियंत्रण के लिए इसने निगरानी हेतु जो है सो एक पोस्ट भी लाया, सराय ए अदल, खुला बाजार जहां वस्तुओं को लेन देन का होता था। ठीक है। शाहाने मंडी, बाजार का निरीक्षक प्रतिदिन मूल्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे। ठीक है। दीवाने सियासत
ठीक है, मूल्य निर्धारित कर और नियंत्रित करता था। ठीक है, उसके बाद आते हैं कर। जकात जो था अमीर मुसलमानों पर लगने वाला एक धार्मिक कर था। खराज जो था, खराज जो बोलते हैं, किसानों के उपज का 50% वसूल लिया जाता था। इससे मुख्तराज नामक अधिकारी वसूलते थे। बनाया था ना उसने। चराई कर, चराई कर जो है सो पशु पर लगता था। ठीक है, और घारी कर जो है सो झोपड़ी या घरों पर कर लगता था। सोचिए दोस्त, कितना ये कठोर शासक था, निरंकुश था, जो घरों पर भी कर लगाता था। ठीक है, और पशुओं के चारों पर भी। मंगोल आक्रमण से रक्षा। धत्री के नेतृत्व में मंगोल ने दिल्ली तक आक्रमण किया, दिल्ली पर भी आक्रमण किया, पर अलाउद्दीन ने इसे सफलतापूर्वक मुकाबला दिया। इस समय अलाउद्दीन की वीरता सेनापति जाफर मंगोल से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ये याद रखिएगा, जाफर। ठीक है, अब देखिए इसने कौन कौन जगह पे किया था अभियान। रणथंभौर में 1301 में मेवाड़ की राजधानी पर। ठीक है, हमीरदेव चौहान थे, ये हारे। ठीक है, चित्तौड़ पर 1303 में यहाँ पे भी विजय हुआ। मालवा यहाँ पे 1305 में किया। देवगिरी यहाँ पे भी हरा और मलिक कपूर के नेतृत्व में इसने किया। उसके बाद सोमनाथ मंदिर को भी इसने लूटा है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, कब? 1314 में। अब देखिए निर्माण। अलाई दरवाज़ा, अलाई किला, अलाई दरवाज़ा, ठीक है, बनवाया। हजार सुतन और हौज खास टैंक। दक्षिण भारत में इसने अभियान भी किया। मलिक कपूर द्वारा इसके मैंने किया गया था। वारंगल पे किया गया, काकतीय वंश था। ठीक है, उसके बाद होयसल वंश पे किया 1310 में। उसके बाद चिदम्बरम, श्रीरंगम, मदुरई जैसे मंदिरों को जो है सो इसने लूटा और शहरों को। ठीक है, पांड्य साम्राज्य पराजित हुए, यहाँ पतीज लिख दिया। ठीक है, पराजित हुए और मदुरई में एक मुस्लिम राज्य की स्थापना इसने किया था। ठीक है दोस्त, हम देखते हैं साहित्य में इसका क्या योगदान था। तो अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें अलाउद्दीन के विजय अभियानों का वर्णन है। अलाउद्दीन के दरबार में प्रमुख कवि थे, ठीक है, तुतन ए हिंद, ठीक है, जिसको बोलता था भारत का तोता, तोती हिंद बोलते थे उसको। ठीक है, नुसफर, ठीक है, नुसफर जो था वो क्या था? अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई एक बुक था। ठीक है, उसके बाद संगीत के क्षेत्र में देखते हैं सारंगी, सितार, तबला जैसे वाद्य यंत्र इसके काल में निर्माण हुआ। अब आते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश में देखते हैं गैसुद्दीन तुगलक। गैसुद्दीन तुगलक का नाम था गाजी, वास्तविक नाम था गाजी मलिक। ठीक है, खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खां को हराकर गद्दी पर बैठा और गैसुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण किया। तुगलक वंश का संस्थापक बोला जाता है। भारत में नहरों का निर्माण इसने करवाया था। ठीक है, तुगलकाबाद किला का निर्माण करवाया। मृत्यु, एक लड़ाई में मंडप में गिरने से संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। शक है कि उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक भी इसमें शामिल था। साहित्य योगदान देखते हैं। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखा, जिसमें इसकी जीवनी थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक 25 से 51 था। किसका? जौना खान या उलुग खान इसका मूल नाम था, वास्तविक नाम। ठीक है, तुगलक वंश के सबसे शिक्षित लेकिन सबसे विवादित शासक हुआ। ठीक है, सबसे बुद्धिमान मूर्ख इसको बोला जाता है, बुद्धिमान मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ख्वाजा चिश्ती जी थे, मुइजुद्दीन चिश्ती जो थे, इन्होंने इनके दरगाह में गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रमुख कार्य देखते हैं। दीवाने अमीर को ही कृषि को बढ़ावा देने के लिए इसने किया था। कर और प्रशासनिक सुधार, गंगा यमुना दोआब क्षेत्रों पर इसने कर बढ़ा दिया था। ठीक है, और 36 में जो है कर प्रणाली को समाप्त भी किया। ठीक है, उसके बाद आते हैं दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी के पास जो है सो इसने अपना
राजधानी चेंज किया था, और कठिन यात्रा में जो है सो बहुत सारे लोग जो है सो मर गए थे दोस्त। इसके बाद जो है सो इसने वो किया। ठीक है, टोकन मुद्रा चलाया था इसने। ठीक है, इस जो है सो असफल रह गया था, लेकिन नियंत्रण प्रणाली में जिसमें नकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और इससे अर्थव्यवस्था इसका चरमरा गया था। ठीक है, सैनिक सेनापतियों और अयोग्य लोगों को उच्च पद देना। ठीक है ना, लाधा और पीरा जैसे माली को उच्च पद दे दिया था इसने। ये बहुत ही माने कि एक तरह से बोल सकते हैं ना दोस्त कि भावनात्मक व्यक्ति था, और भाव में बह कर कुछ भी कर देता था। ठीक है, सैनिक अभियान देखते हैं। खुरासान अभियान इसने किया था। ठीक है, खुरासान पे 1329 में। कराचिल अभियान किया था 1333 में। ठीक है, इसके बाद विदेशी यात्री देखते हैं। विदेशी यात्री जो इब्न बतूता, ठीक है, मोरक्को यात्री था, इनके समय में आया था, और इसने लिखा किताबुल रिहला जिसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं मदुरै में कौन शासक होता है उस समय? जलालुद्दीन शाह। ठीक है, विजयनगर में हरिहर एवं बुक्का, वारंगल में कन्हैया, और बहमनी में हसन गंगू। ठीक है, अब आते हैं फिरोज शाह तुगलक जो है सो प्रशासनिक कुछ देख लेते हैं। तो सेना और अमीरों की नियुक्ति वंशानुगत सिद्धांत पे इसने कर दिया था। ठीक है, वकील ए दार पद की स्थापना की, जो दरबार की मर्यादा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, जिसके अंतर्गत नए नगरों का निर्माण हुआ, और जिसमें फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद बना। शहर बसा। ठीक है, अशोक के 2 स्तंभ दिल्ली लाए गए, एक मेरठ से और दूसरा जैसे टोपरा से। ठीक है, इसी के काल में गुलामों की एक बड़ी संख्या एकत्र की गई, जिसे दीवान ए बंदगान बोला गया। ठीक है, ये सब फालतू खर्चा था दोस्त। फालतू खर्चा में जैसे इसने अपने साम्राज्य को बर्बाद किया है। गरीबों के लिए दार उल सफ़ा नामक अस्पताल करवाया था, ये तो बहुत अच्छा करवाया था। गरीब कन्याओं के विवाह के लिए दीवाने खैरात नामक की स्थापना की थी। ये 2 काम बहुत अच्छा था इसका। कर व्यवस्था, जजिया कर हिंदुओं पर एक कर लगाया जाता था, ये तो जानते हैं। खराज जो है सो भूमि पर लगाया जाता था। ठीक है, खम्स जो है सो युद्ध में जो लूटा जाता था उसका था। ठीक है, और ज़कात जो मुस्लिम होते थे धर्म के, उन पे लगाया जाता। और शराब कर जो है सो इसने पहला बार लगाया था। और कला एवं साहित्य, अपनी आत्मकथा फातुहात ए फिरोज शाही फारसी भाषा में लिखा था। ठीक है, उसके बाद सांस्कृतिक धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराना स्टार्ट किया था इसने। उसके बाद ग्वालियर राजा मान सिंह तोमर के समय ध्रुपद शैली में इसने कुछ योगदान दिया था। राग दफन जैसे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था। तारीख फिरोज शाही जयाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। किसने लिखा था? जयाउद्दीन बर्नी ने। कोची तारीख फिरोज शाही। जौनपुर नगर की स्थापना इसके चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खां के स्मृति में करवाया था। कोटला से फिरोज शाह किला, ठीक है, कोटला फिरोज शाह किला दिल्ली में बनवाया, और उसी में उसकी जो है हौज खास के पास जो है उसकी एक वो करवाया, समाधि बनवाया। समाधि या कब्र भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तैमूर का आक्रमण। तैमूर मंगोल का तुर्क शासक चंगेज खां का वंशज था। 1398 ईस्वी में भारत के उत्तर में आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह तुगलक था। ठीक है, दिल्ली पर भीषण अत्याचार और लूट के बाद तैमूर लौट गया। आते समय उसने खिज्र खां को मुल्तान और लाहौर और दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। अब आते हैं सैयद वंश को देखते हैं। तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सत्ता संभालने वाला यह था। ठीक है, यह वंश तैमूर की नियुक्ति से शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद जो है सो
इसमें देखिए खिज्र खां होता है, मोहम्मद शाह, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह। तो खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक तैमूर द्वारा दिल्ली का शासक नियुक्त किया गया था, ठीक है। खिज्र खां को दिल्ली पर अधिकार कर सैयद वंश की स्थापना की। मुबारक शाह प्रसिद्ध इतिहासकार यान बिन अहमद सर हिंद का संरक्षण दिया, ठीक है। सर हिंद ने तारीख मुबारक शाही नामक एक ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिखा। सैयद वंश के अन्य दो शासक मोहम्मद शाह और आलम शाह थे। आलम शाह लोधी वंश के बहलोल लोधी को सत्ता सौंपकर हरियाणा चला गया था, ठीक है। तो बात है बहलोल लोधी पर, ठीक है। अफगान वंश द्वारा शासित प्रथम वंश था ये। मुगलक गुलाम वंश के बाद सबसे लंबे समय तक इसने शासन किया, ठीक है। अब बहलोल लोधी देखते हैं। बहलोल लोधी संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है, ठीक है। एक योग और सफल योद्धा था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा समय तक शासन करने वाला यह था और इसने एक उपाधि धारण किया था खाना, ठीक है। लोधी वंश में यह चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सिकंदर लोधी। जकात कर को समाप्त कर दिया, ठीक है। उस कृषि भूमि के लिए एक सिकंदरी गज बोले ना, गज सिकंदरी का फरमाइश लाया, ठीक है, जिसका 32 अंगुल में 1 गज होता था, ठीक है। उसके बाद दिल्ली से आगरा राजधानी स्थानांतरित की और आगरा एक प्रमुख शहर को विकसित किया। स्वयं कवि था और गुलरुखी नामक उपनाम से काव्य रचना करता था। लोधी स्थापत्य शैली में डबल गुंबद जो था टॉम वाला विशेषता देखने को मिलती है, जो मोती मस्जिद दिल्ली में है, ठीक है। इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक बोलते हैं इसको, ठीक है। और है भी बोलते हैं कि 1518 में खानवा की लड़ाई में राणा सांगा से पराजित हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो है सो इसने पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी ने बाबर को आमंत्रित किया ताकि इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटाया जाए, ठीक है। और बाबर ने अवसर का लाभ उठाते हुए 1526 में पहली बार पानीपत कर देता है। और इब्राहिम लोधी सबसे पहला जो मरने वाला था ना दोस्त दिल्ली सल्तनत में युद्ध के मैदान में, वो इब्राहिम लोधी था। ऐसे तो चौहान वंश का बोला जाता है, लेकिन वो युद्ध के मैदान में नहीं मारता, उसको ले जाकर के मारता है उस समय, ठीक है, गजनवी। अब आते हैं कुछ विभाग, कार्य और संस्थापक देखते हैं इसका। दीवाने रियासत, ठीक है। वाणिज्य और बाजार को नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, गैसुद्दीन बलबन ने किया था। दीवाने बंदगान गुलामों का एक विभाग था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवाने इस्यातक, ठीक है, पेंशन विभाग था, इसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवाने मुश्तखराज जो सो एक वित्त विभाग था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दीवाने खैरात जो सो दान धर्म और गरीब की सहायता के लिए किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने कोही जो से कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवाने इंसा जो था पत्रचार विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अब आते हैं दीवाने रिसालत न्याय अपील के लिए था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब देखते हैं मुख्य अधिकारी। वजीर जो थे मुख्यमंत्री थे, राजस्व और वित्त के प्रमुख थे, ठीक है। उसके बाद अरीज ए मुमालिक यह सेना का प्रधान अधिकारी होता था। काजी जो होते थे वो न्यायिक अधिकारी होते थे, ठीक है। उसके बाद काजी ए मुमालिक ये मुख्य न्यायाधीश होते थे। कला एवं साहित्य देख लेते हैं। राजा मानसिंह तोमर ध्रुपद शैली का संरक्षक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के संरक्षण में राग दर्पण, ठीक है, दिया था इन्होंने। उनके बाद वैसे रचित मानसिंह तोमर और मान उथुहल, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी क्या थे, फतवा ए जहां तारी, ठीक है, तारीख है फिरोज शाही इन्होंने लिखा था।
चंद बरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो, ठीक है। कलहन द्वारा लिखे राजतरंगनी, जिसमें कश्मीर का विवरण मिलता है। अब आते हैं नए वंश का उदय। तो नए साम्राज्य के उदय को देखते हैं थोड़ा, ठीक है। तो नए साम्राज्य जो है, राज्यों का उदय, सबसे पहले जो है विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य को समझते हैं। तो इसका जो है सो संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। कब किए? 1336 ईस्वी में, ठीक है। वर्तमान इनका जो है सो कहाँ है? हम्पी वाला, जो कर्नाटक वाले है, तुंगभद्रा नदी के तट पर, ठीक है। 1345 में जफर खान ने बहमनी सल्तनत से स्वतंत्र घोषित किया और बहमनी वंश की स्थापना की, ठीक है। और ये जो है सो 1986 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा जो है सो विश्व धरोहर घोषित किया गया है, ठीक है। तो विजयनगर नाम स्थानीय देवी जो है सो पंपा देवी से लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है सो इनका मुख्य देवता जो थे विरूपाक्ष, जिन्हें शिव के रूप भी माना जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं उपाधियाँ। दक्कन के सुल्तान को कहा जाता था, जो है सो दक्कन के सुल्तान कहा जाता था अश्वपति, यानी घोड़ों के स्वामी, ठीक है। उसके बाद विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने लिया था नरपति, यानी पुरुषों की स्वामी, ठीक है। उड़ीसा के जो शासक थे वो गजपति लिए थे, हाथियों के स्वामी, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे जो है सो इस तरह का था पूरा विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर और बुक्का ने किया था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य को करात साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य की वंशीय व्यवस्था देखते हैं थोड़ा। तो संगम वंश जो था कब से कब तक था दोस्त? तो 1336 ईस्वी से लेकर जो है सो 1485 तक, ठीक है ना। और हरिहर एवं बुक्का जो सो होयसल वंश के राजा को हराकर मैसूर का पर अधिकार किया था उसने। उनका भाई जो था बुक्का वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का जो है उपाधि धारण किया था। वो बोला था वेद को मैं स्थापित करूंगा, ठीक है। देवराय जो थे वो कब से कब थे? 1406 से 1422 तक बहमनी शासक फिरोज शाह को पराजित किया था, ठीक है। तुंगभद्रा नदी के बांध इसने बनवाया था, ठीक है। नकोलो द कांति भारत जो है सो आया था इन्हीं के काल में, ठीक है। देवराय द्वितीय जो थे 1422 से लेकर 1446 ईस्वी तक सबसे शक्तिशाली शासक, और उपाधि लिया था इमादी इमादी बीर राय का उपाधि इसने लिया था, ठीक है। गजपतियों यानी उड़ीसा को हराया था, ठीक है। उपाधि जब उड़ीसा को हराया तो इसने लिया गजा बेटकारा, यानी हाथियों का शिकार। अब्दुल रजाक नामक यात्री इसके दरबार में आया था, ठीक है। और संगम, उसके बाद सुलवा और उसके बाद तुलवा, और उसके बाद जो है सो अराविडू वंश आता है दोस्त। तो देखिए, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है सुलवा वंश में, ठीक है। लेकिन आप देखिए इसको जो है सो कृष्णदेवराय जो थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, महान शासक थे, संस्थापक तो हरिहर एवं बुक्का था, ठीक है। और यवन राजा स्थापत्याचार और बिदार राज्य की पुनः स्थापना हेतु, ठीक है ना। उसके बाद नवभोज और आंध्र पितामह भी बोलते हैं। शासनकाल को कहा जाता है तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल। इस शासन को जो है सो बोला जाता है तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल। साहित्य में योगदान देख लेते हैं। तो अमुक्त मालदाया जो है सो इसने तेलुगु की रचना की, प्रशासनिक संबंधित है। और जावंती कल्याण जो है सो उषा परिणयम और संस्कृत में इन्होंने नाटक लिखा था, ठीक है। इनका योगदान था। और प्रसिद्ध कवियों की मंडी कहलाती थी अष्टदिग्गज, ठीक है। तेनालीराम कृष्णा एक प्रसिद्ध हास्य कवि थे, माने हंसाने वाले। निर्माण कार्य देख लें। कृष्ण स्वामी मंदिर, हजारा राम मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, ठीक है। और संगीत स्तंभों का सुप्रसिद्ध, ठीक है। नागलापुरम नगर की स्थापना इन्होंने करवाया था, ठीक है। सदाशिव राय देखते हैं। तो वास्तविक संस्थापक एवं मंत्री राम राय
के हाथों, ठीक, तालीकोटा का युद्ध इसने लड़ा था, स्थान था तालीकोटा या रांची तंगड़ी भी बोलते हैं उसको, ठीक है। विजयनगर बनाम बहमनी अधिकारियों, राज्यों के संयुक्त सेना यानी बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, ठीक है। उसके बाद जो सो अली आदिल शाह यानी बीजापुर से, ठीक है। और उसके बाद जो सो राम राय इस युद्ध में मारा गया था, ठीक है। उसके बाद जो चलते हैं दोस्त, उसके बाद देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं अराविडू वंश, 1770 में। इसका जो है संस्थापक बोलते हैं तिरुमल्ला, ठीक है। अंतिम था श्रीरंग तृतीय, ठीक है ना। इसका प्रशासनिक देखते हैं, साम्राज्य, राजमंडल या नाडु, स्थल यानी जिला, ग्राम माने जो होता था ग्राम उसको बोलते थे, ठीक है, में बांटा था। प्रांतों का प्रमुख प्रधानी, ठीक है। यंकर प्रणाली, ग्राम का जो प्रशासन करता था। नायक प्रणाली, जो सैनिक का देखभाल करता था। प्रसिद्ध नायक जो है चलप्पा, इनके काल में था। कर प्रणाली क्या था, तो टैक्स जो है टैक्स का स्रोत था कर प्रणाली। और विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख सिक्का जो था वो क्या था, बारह, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखते हैं। तो स्थापत्य कला, विजयनगर की स्थापना शैली को प्रविंदा शैली, प्रोविंदा शैली यानी स्टाइल कहा जाता है। इसकी विशेषता है बड़ी संख्या में स्तंभों का होना, ठीक है ना। उसके बाद महानवमी डिब्बा, यह नगर के सर्वोच्च स्थल पर स्थित एक मंच है जहां शासक उत्सव और दर्शन किया करते थे। हजारा राम मंदिर जो था वो रामायण के दृश्यों को चित्र कर करके मूर्तियों में दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कमलापुर टैंक जो है सीढ़ियों या हाथी अस्तबल द्वारा बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद तिरुवेंगनाथ मंदिर, इसे अच्युत राय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद साहित्य में देखते हैं, तो कृष्णदेव राय अमुक्त माल्य राजनीतिक पर आधारित तेलुगु ग्रंथ है, ठीक है। जाम्बवती कल्याणम संस्कृत नाटक है। तेनालीराम कृष्णन पांडुलिपि में महात्म्य है, ठीक है ना। अल्लाह सानी पेदाना, यह जो सो मनु चरित्रम है, ओके। अब आते हैं विदेशियों का, देख लेते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। इबन बतूता मोरक्को हरिहर के समय में आया था। निकोलो द कांति ये आया था, इटली से आया था। और ये जो था देवराय प्रथम में आया था। अब्दुल रजाक फारस का या फारसिया बोल सकते हैं, देवराय द्वितीय के समय में आया था। अफगानी निकीतिन, ठीक है ना, ये रूस मोहम्मद शाह तृतीय के समय में आया था। डुआर्टे बारबोसा और डोमिंगो पेस जो है पुर्तगाल का था और कृष्णदेव द्वितीय के समय में आया था। फेननाव नूनीज जो थे वो आए थे अच्युतदेव राय के समय में। अब बहमनी साम्राज्य देख लेते हैं थोड़ा। तो बहमनी साम्राज्य जो था वो कब से कब तक था, 47 से 1347 से 58 तक। इनका जो है सो अन्य नाम था जाफर खां हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। प्रारंभिक राजधानी था देवगिरी और फिर स्थानांतरित कर गुलबर्गा कर्नाटक में ले गया था, जिसका नाम बदल के कर दिया था हसनाबाद, ठीक है। शासन को 4 भागों में इन्होंने किया था, ठीक है। गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बेरार में विभाजित किया था, जिन्हें तरफ कहा जाता था। तरफ प्रशासन की मुख्य भाषा मराठी थी, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद गोलकुंडा के किले को जीत लिया और यह किला काकतीय वंश राजा कृष्णदेव राय ने बनवाया था। भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग इसी शासन काल में हुआ, ठीक है। अहमद वली शाह जो सो 1429 ईस्वी में गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया था, ठीक है ना। मोहम्मद गवा ये प्रधानमंत्री था और मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में नियुक्त हुआ था। योग्य, ईमानदार और प्रशासनिक रूप से सख्त, शिक्षा और वस्तु के
कला को योगदान मिलता था। मदर मद मदर्स ए महान की स्थापना की, मदरसा का माने के किया था, ठीक है ना। उसके बाद बहमनी साम्राज्य का विघटन, ठीक है। बहमनी साम्राज्य जो है सो गोलकुंडा ने स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू किया और 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में विजय बनाम दक्कन के संयुक्त सेना ने बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के बाद जो है सो अंतिम पतन स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, आप देखिए 1527 ईस्वी तक बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र दक्कनी सल्तनतों में विभाजित हो गया, ठीक है। बीजापुर फर्स्ट, गोलकुंडा, अहमदनगर, बिदर और बेरार उसमें थे। बीजापुर के 1490 में आदिल शाह वंश, ठीक है। गोलकुंडा के था कुतुब शाही वंश, अहमदनगर का था निजाम शाही वंश और बिदर का था बिदर शाही वंश और बेरार का था इमाद शाही वंश। तो प्रमुख इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, उनका उपनाम जगत गुरु, ठीक है। धर्म निरपेक्षता का समर्थन, कवि, संगीतकार और धर्म सहिष्णुता का शासक थे, ठीक है। अन्य गोल गुंबज, बीजापुर के गोल गुंबज इन्होंने बनवाया था, ठीक है। मोहम्मद आदिल शाह के समाधि बनवाए थे। मोहम्मद कुल कुतुब शाह हैदराबाद के स्थापना और चार मीनार की भी स्थापना इन्होंने किया था, ठीक है। कौन? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है। उसके बाद 17वीं शताब्दी तक गोलकुंडा का कोहिनूर हीरा भी मिल गया था। देखिए बहमनी साम्राज्य ये था दोस्त, इतना फैला हुआ था, ठीक है। अब आते हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य हम लोग जानते हैं कि बाबर संस्थापक था और कब किया था? 1526 से 30 तक ये रहा था, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके पिता जो था तैमूर और माता जो थी वो चंगेज के वंशज थी, ठीक है ना। और 1519 ईस्वी में जो है भारत पर पहला आक्रमण इसने किया था, ठीक है। उसके बाद उसके पहले जो है सो देखते हैं 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में फरगना उज्बेकिस्तान की गद्दी पर बैठा इसने, ठीक है। 1504 ईस्वी में काबुल को जीत लिया और मूल नाम जो था जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर था। जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर की राजधानी कहाँ थी? आगरा, ठीक है। उसके बाद पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में हुआ। ये विरोधी कौन था? इब्राहिम लोदी था। युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग किया गया था दोस्त, और तुगलकनामा और उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया गया था, ठीक है। उसने फिर खानवा का युद्ध लड़ा, बाबर बनाम राणा सांगा, ठीक है ना। सेना जो सो महमूद लोदी का था, उसका इब्राहिम लोदी का भाई जो था महमूद लोदी वो शामिल हुआ था इस युद्ध में, और इसमें भी इसकी हार हुई राणा सांगा की। चंदेरी का युद्ध देखते हैं, मेदनी राय और बाबर के बीच हुआ था, इसमें भी इसने जीत लिया था। सबसे पहला जो है सो जौहर यहीं पे मिलता है देखने को, ठीक है। उसके बाद घाघरा का युद्ध 29 में हुआ था, बाबर बनाम अफगान नुसरत शाह के बीच में, ठीक है। इसमें भी ये जीत जाता है। तो देखिए ट्रिक है, पानी पाया खाना खाया। देखिए 26 में पानी पिया पिया होगा, ठीक है। उसके बाद 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया और 29 में घर पहुंचा और 30 में जो है सो मर गया। खत्म कहानी, ठीक है ना। तो देखिए बाबर ने चार बाग शैली को भारत में आरंभ किया, ठीक है ना। उसके बाद अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी तुर्की भाषा में लिखा इसने, ठीक है। उसमें बाद में जो सो फारसी अनुवाद भी हुआ। अब्दुल रहीम खाना ने बाबरनामा की उपाधि दी, ठीक है। उसके बाद जो है सो बाबर अपने स्मरण में विजयनगर और मेवाड़ जैसे दो हिंदू राज्यों का वर्णन भी किया था। मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। पहले वह दफनाया गया था और फिर काबुल में उसे फिर दफनाया गया था। पहले जो है सो कहाँ में दफनाया गया था?
दफनाया गया था। उसके बाद जो सो ले जा करके जो सो उसको बाद में दफनाया गया। हुमायूं, हुमायूं को देखते हैं दोस्त। तो हुमायूं जो है, हुमायूं का सबसे बड़ा, इनका सबसे बड़ा पुत्र था और गद्दी पर बैठा, ठीक है। उसके बाद जो है सो आप देखिए मिर्ज़ा नासिर उद्दीन बैग हुमायूं, इसका पूरा नाम था, ठीक है। हुमायूं के भाइयों को नियंत्रण कैसे कैसे करवाया उसने, देखिए। कमरान जो था कंधार एवं काबुल पर, मिर्ज़ा अस्किन था जो संभल, और मिर्ज़ा हिंदाल जो था अलवर और मेवाड़ पर, ठीक है। हुमायूं का प्रारंभिक शासन जो है सो 1530 से 40 तक रहता। शासन की शुरुआत में आंतरिक संघर्ष और अफगानों के विरोध से जूझना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती शेर खां से थी, ठीक है। उसके बाद जो है सो आप देखिए 1933 ईस्वी में दीन पनाह बसाया, ठीक है। हुमायूं का प्रमुख युद्ध देखते हैं, ठीक है। देवरिया का युद्ध जो है सो 31 में लड़ा। प्रारंभ समय में हुमायूं अफगान ताकतों को हराया। चौसा का युद्ध जो है सो शेरशाह सूरी और इसके बीच में हुआ था, इसमें हार गया था। हुमायूं मुश्किल से भाग कर जान बचाया था। इस विजय से शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण किया। कनौज बेलग्राम का युद्ध जो है 40 में हुआ। शेरशाह का पूर्ण विजय प्राप्त हुआ। हुमायूं को दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण समाप्त हो गया। इसके बाद सिंध और ईरान चला गया। वह जो है 15 वर्षों तक निर्वास किया। सरहिंद का युद्ध सिकंदर शाह सूरी और को हराया। हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः जो सो अधिकार कर लिया। निर्वासन काल देख लेते हैं। तो 41 में हमीदा बानो बेगम का विवाह होता है इसके साथ, और उससे अकबर का जन्म जो सो 42 में होता है। हुमायूं के लौटने से ईरान के शासक तहमासप की सहायता से, ठीक है ना। उसके बाद जो है सो दिन पनाह में इसकी मृत्यु हो जाती है 56 में गिरने के कारण सीढ़ियों पर से, ठीक है। उसकी पत्नी जो होती है हमीदा बानो बेगम, उसका मकबरा बनवाती है, ठीक है। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा लिखी थी, इसकी बहन थी, ठीक। उसके बाद शेरशाह सूरी का थोड़ा देख लेते हैं। इसका नाम था फरीद खां। ये हसन खां ही जागीरदार था, ठीक है। और एक बाघ को मारकर इसने शेर खां की उपाधि धारण की थी, ठीक। उसके बाद जैसे द्वितीय अफगान युद्ध जो है सो लड़ता है, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था देख लेते हैं। काबुलियत या पट्टा पददारी की शुरुआत पट्टा भूमि का माप और कर की लिखित होती थी, ठीक है। काबुलियत इंसान द्वारा चुकाने की लिखित सहमति थी। राजस्व प्रणाली जो था इसका औसत उत्पादन का 1/3 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था, बीघा पर या कुछ भी, ठीक है ना, उस तरह का होता था। और समान तौर नाप प्रणाली हेतु गज सिकंदरी का प्रयोग किया था इसने, और रुपया चांदी का सिक्का प्रचलन में लाया गया था। यह भारत की अस्थायी मुद्रा स्थापित करना प्रारंभ किया था। सड़क एवं व्यापार में सुधार, ग्रैंड ट्रंक रोड जो था उसका जो है पुनः विकसित करवाया और बनवाया। यह मार्ग कलकत्ता से पेशावर तक फैला हुआ था। इस मार्ग पर सराय यानी विश्राम गृह और व्यवस्था लाया, ठीक है। व्यापार, संचार और सैनिक गतिविधियों के लिए यह क्रांतिकारी सिद्ध हुआ, ठीक है ना। रोहतास में जो है इसने किला बनवाया, ठीक है, बिहार में। कुहना और पुराना किला दिल्ली में, ठीक है। समकालीन कवि जो थे मोहम्मद जैसी, उन्होंने पद्मावत की रचना इन्हीं के समय में किया था। और 1545 ईस्वी में कालिंजर बुंदेलखंड में इनका बारूद विस्फोट के कारण इनकी मृत्यु हो गई। सासाराम में इनका समाधि है, ठीक है। और उत्तराधिकारी इनका था इस्लाम शाह सूरी और आदिल शाह सूरी, अंतिम शासक। अब आते हैं बाबर, 1556 से लेकर आपका 1605 तक, सॉरी, ठीक है ना। तो इनका जन्म जो है सो कब हुआ दोस्त? बाबर का जन्म जो है सो 42 में हुआ अमरकोट में, ठीक है। इनका बचपन का नाम था जल्लाल, और मोहम्मद के बाद मृत्यु के बाद दफनाया गया सिकंदरा आगरा के पास में, ठीक है। 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 को कलनौर पंजाब में बैरम खां के संरक्षण में यह गद्दी पर बैठा बंदा। थोड़ा सा देखते हैं महत्वपूर्ण युद्ध और विजय।
तो आइए मालवा का देख लेते हैं। मालवा जो है सो 1562 में हुआ, बाज बहादुर को हराया। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 76 में। राणा सांगा, राणा प्रताप बनाम अकबर, महाराणा प्रताप बनाम अकबर की सेना के नेतृत्व में हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो है अकबर विजय हुआ और राणा प्रताप ने आत्मसमर्पण नहीं किया, वो भाग गए थे, ठीक है ना। उसके बाद बिहार और बंगाल का विलय हुआ मुस्लिम अफगानों को हरा करके। उसके बाद जो है सो अहमदनगर जो है दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण विस्तार इसने किया, और खानदेश और असीरगढ़ जो है सो इन्होंने 601 ईस्वी में मिला लिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थोड़ा केंद्रीय प्रशासन। तो मीर बख्शी सेना और सैनिक नियुक्ति का प्रमुख अधिकारी होता था दोस्त। बरीद जो होता था वो गुप्तचर विभाग होता था, ठीक है। प्रांतीय प्रशासन देखते हैं दोस्त। तो साम्राज्य का 12 सूबों में बांट दिया था इसने। प्रत्येक सूबे को फिर सरकार, परगना और गांवों में विभाजित किया था। सूबेदार जो है सो कानून व्यवस्था और न्याय का जिम्मेदार होता था। दीवान जो था वो संग्रह करता था, ठीक है ना, राजस्व संग्रह करता था। राजस्व तो भू राजस्व प्रणाली देख लेते हैं। शेरशाह सूरी की प्रणाली को राजा टोडरमल ने संशोधित कर पुनः लागू किया। टोडरमल जो थे इनका एक वो थे, 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है ना। इसने कहा जब्ती प्रणाली या टोडरमल व्यवस्था इसे कहा गया, ठीक है ना। और दहसाला प्रणाली 1580 में पिछले 10 वर्षों की उपज का आधार लाया गया, ठीक है। संधियां एवं विवाह देखते हैं। संधि किसके साथ हुआ? तो चित्तौड़ का संधि 1615 में राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच हुआ। मेहरुन्निसा का विवाह जो है सो होता है, उसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था, ठीक है ना। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था, ठीक है। उसके बाद जो है सो आते हैं 1611 में इनका विवाह होता है, और उसकी माँ अस्तम बेगम ने गुलाम इत्र निकालने वाली खोजी थी, ठीक है ना। नूरजहां इमादुद्दौला का मकबरा बनवाया जो फारसी स्थापत्य की अति थी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे। नूरजहां धीरे धीरे राजनीतिक में प्रभावशाली बन गई और नूरजहां जुंटा कहलाने वाली सत्ता का प्रमुख हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं शालीमार बाग कश्मीर में इसने बनवाया, ठीक है, बनवाया गया। और जंजीर ए आदिल, न्याय का जंजीर लाल किला के सामने लगवाया गया था, ठीक है। उसके बाद मोती मस्जिद लाहौर में भी निर्माण करवाया गया। तुजुके जहांगीरी जो था दोस्त, वो देखते हैं साहित्य और चित्रकला, ठीक है। जहांगीर ने अपने आत्मकथा तुजुके जहांगीरी फारसी में लिखवाया। चित्रकला का स्वर्ण युग बोला जाता है। आगा राजा उस्ताद मसूद अब्दुल हसन और कई चित्रकार थे इनके दरबार में। पद शाहनामा अब्दुल अहमद लाहौरी द्वारा लिखा गया। तेग बहादुर सिख के 9वें गुरु थे, जिन्हें औरंगजेब के आदेश पर 1675 में फांसी दे दी गई थी, ठीक है, खुलेआम फांसी दी गई थी। आपका जो है सो आगरा लाल किला है ना, उसके सामने। विलियम हॉकिंस जो है सो 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के जेम्स प्रथम का दूत बनकर आया था। ये जो है सो मनसब जो है 4400 मनसब इंग्लिश खां की उपाधि दिया था जहांगीर ने, ठीक है। सर थॉमस रो भी आए, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अनुमति प्राप्त लेने में जो है सो इन्होंने वो किया, सफलता प्राप्त किया। शाहजहां प्रारंभिक जानकारी देखते हैं। इनकी माता थी जगत गुसाई, ठीक है। बचपन का नाम खुर्रम था। और ये जो है सो 1629 में जहांगीर ने शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को खंडेश्वर क्षेत्र में पराजित किया। शाहजहां का शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का गोल्डन एज बोला जाता है, ठीक है। मोती मस्जिद आगरा में है दोस्त, ये JNK में है, शालीमार। और शाहजहां
नाबाद जो है सो नई दिल्ली में है, ठीक है। और मयूर सिंहासन पीकॉक थ्रोन जो था ये नादिर शाह लेकर के भाग गया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं निर्माण। मुमताज महल की यादगार में जो है सो इन्होंने ताजमहल का नाम, ताजमहल बनवाया था, ताजमहल का नाम बोल रहे हैं, ताजमहल बनवाया था। उस्ताद इंसा, उस्ताद मोहम्मद एफदी जो है सो डिजाइनकार थे इसका। और इस्लाम खां गुंबद का निर्माण किया था। और उस्ताद अहमद लाहौरी जो है इसके प्रमुख वास्तुकार थे। श्वेत संगमरमर से बनवाया गया था, ये विश्व धरोहर और प्रेम का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। उत्तराधिकारी जो है सो देखते हैं। प्रमुख युद्ध, उत्तराधिकारी जो युद्ध हो रहा था उसमें देखते हैं तो धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ। और देवराई का युद्ध जो है सो 1659 में हुआ। और जो है सो सामूगढ़ का युद्ध जो है हुआ। उसके बाद जो है सो औरंगजेब ने 1658 में स्वयं को सम्राट घोषित किया और शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। मृत्यु इनके हो जाता है कब, देख लीजिए 1666 ईस्वी में, ठीक है ना। और उन्हें ताजमहल में ही दफना दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं थोड़ा साहित्य, ठीक है ना, साहित्य और इतिहास। अब्दुल हमीद लाहौरी ने पदशाहनामा की रचना किया था, ठीक है दोस्त। उसके बाद आते हैं विदेशी यात्री। विदेशी यात्री में देख लेते हैं दोस्त। तो विदेशी यात्री जो थे बर्नियर और टैलवर्नी जो थे, निकोलो मैंचुज और पीटर मुंडी, ये ब्रिटिश थे, ये इटालियन था, ये फ्रांसीसी था। दराशिको, दराशिको को जो था, दराशिको जो है एक संस्कृत और फारसी और उपनिषद और श्रीमद् भागवत का जो है सो ये अति करता है, भागवत का पढ़ता है और फारसी अनुवाद करने लगता है। धार्मिक सहिष्णुता और समर्थक बोलते हैं। शाहजहां का प्रिय पुत्र था और इन्हीं को जो है सो माने कि बनाना चाहते थे राजा, लेकिन औरंगजेब के संघर्ष में मारा गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं औरंगजेब का देखते हैं। तो औरंगजेब जो है सो 1628 से 1658 तक रहता है, ठीक है। 1658 तक रहता है कि 1707 तक रहता है दोस्त, मृत्यु के समय तक गलत दिया है, ठीक है। तो कोई नहीं, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका अथी था आलमगीर था, इसका नाम था आलमगीर भी, ठीक है ना। इसने 59 में जैसे देवराई का युद्ध जीता, स्वयं जैसे 2 बार ताज पहना, दारा शिकोह की हत्या करवाया, ठीक है। उसके बाद विद्रोह और विजय। बीजापुर में आदिल शाह द्वारा विद्रोह किया गया 86 में, उसको दबाया। गोलकुंडा में जो सो 87 में किया गया, उसको जीत लिया। उसके बाद शिवाजी जो है सो, इसको ठीक कर लीजिएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा, 1707 है, 1707 तक सबसे लंबा काल रहता है इसको, औरंगजेब अति अकबर के बाद, ठीक है। तेग बहादुर, उसके बाद इस्लाम धर्म से इनकार करता है, फांसी दे दिया जाता है इनको, ठीक है। धार्मिक राजनीति देखते हैं। दरबार में संगीत, शराब और अफीम पर प्रतिबंध लगा देता है। संगीत उंगीत सब बंद करवा देता है। जजिया कर और तीर्थ कर को पुनः लागू कर देता है और जिंदा पीर भी इसे बोले जाते हैं, ठीक है। स्थापत्य देखते हैं। पत्नी रबिया उद दौनी के लिए बीबी का मकबरा बनवाया था, ठीक है। औरंगाबाद, इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। लाल किला, दिल्ली में मोती मस्जिद और लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण इसने करवाया था। साहित्य और कला, इस पर दास नगर द्वारा रचित फतुहात ए आलमगीरी इसकी थी रचना, यानी कि इसकी जीवनी है। इसमें भीमसेन बहारपुरी जो है सो नुस्खा एवं ए दिल खुशा, ए दिल खुश, ठीक है। मृत्यु जो है सो इसका होता है 15 दोस्त, इसका मृत्यु जो है सो हो जाता है 1707 में अहमदनगर में, ठीक है। देख लीजिए मुगल साम्राज्य कितना बड़ा था दोस्त, देखिए आज का पूरा एकदम बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारा अफगानिस्तान, ये सारा, ठीक है। उत्तर मुगल काल थोड़ा देखते हैं। तो उत्तर मुगल काल में हम लोग उत्तर मुगल काल
1707 से लेकर 1857 तक मुगल साम्राज्य के इतिहास का वह कालखंड है जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद होता है और 1857 की क्रांति तक रहता है, जिसमें मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को हटा दिया जाता है और रंगून भेज दिया जाता है। दोस्तों तो जानते हैं आप, बहादुर शाह प्रथम देखें मुअज्जम जिसको बोलते थे, औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसने सत्ता संभाला, धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया और सिख मराठों से इसने बहुत संघर्ष किया, यानी सुनना प्रयास किया सुधार करने के लिए। सिख गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बंदा बहादुर से इसका संघर्ष हुआ। मृत्यु के बाद सत्ता का उत्तराधिकारी का संघर्ष प्रारंभ हुआ। उसके बाद जहांदार शाह बनता है 1712 से 13 तक। बहादुर शाह के पुत्र गृह युद्ध के बाद विजय हुआ और वास्तविक सत्ता वजीर जुल्फिकार खां के हाथों में आ गया। उसके बाद इतिहास में इसे कठपुतली शासक कहा जाता है, ठीक है। उसके उपाधि लिया था शाह आलम खां। जुल्फिकार खां ने अब पहली बार अंग्रेजों को समझाने की नीति लाया था दोस्त, ठीक है ना। उसके बाद फर्रुख सियार को देखते हैं। सैयद बंधुओं और अब्दुल्ला खां, वजीर हुसैन अली और अली खां मीर बख्शी की सहायता से आया था, ठीक है। जजिया और तीर्थकर को समाप्त किया था। 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल व्यापार का विशेषाधिकार जिसको बोलते हैं स्वर्ण फरमान बोलते हैं ना, वो दे दिया था, ठीक है। उसके बाद जो है सो फर्रुख सियार नहीं दिया था, आगे चलकर अंग्रेजों की शक्ति का आधार बन गया। सैयद बंधुओं को किंग मेकर यानी राज निर्माता भी कहा जाता था। उसके बाद हैमिल्टन जो है सो फर्रुख सियार का उपचारक बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा है ना वो दिक्कत हुआ है टाइपिंग में, ठीक है, का उपचारक बोला जाता था। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, ये तो रंगीला बादशाह था दोस्त, ठीक है। ये रंगीन जीवन शैली संगीत कला का प्रेमी शासक इसे रंगीला बादशाह कहता था, ठीक है। इसके काल में ही जो है सो नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में और ये जो पीकॉक थ्रोन जो है सो लेकर भाग जाता है दोस्त, कोहिनूर हीरा भी लेकर चला जाता है। करनाल का युद्ध मुगल सेना को पराजित करता है, दिल्ली को लूटता है और कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन अपने साथ लेकर जाता है। इस आक्रमण के मूल साम्राज्य की शक्ति गहरा धक्का पहुंचा और बालाजी विश्वनाथ सैयद बंधुओं को मारा। उसके बाद आते हैं आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय जो था यह शासक अंग्रेजों और मराठों के दबाव में था। 57 में प्लासी का युद्ध इसी के काल में हुआ था, ठीक है, और बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार बढ़ता गया। शाह आलम द्वितीय जो है देखिए, शाह आलम द्वितीय जो था शाह अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के आक्रमण जो होता है पानीपत तीसरा युद्ध जो होता है इन्हीं के बीच में हुआ था। और उसके बाद बक्सर का युद्ध भी इन्हीं के दरम्यान में हुआ था और इलाहाबाद के संधि का पैक्ट इन्हीं के दरम्यान होता है, ठीक है। दीवान ने अधिकार जो है सो दे देता है पराजित होने के बाद जो है सो बक्सर में। अकबर द्वितीय जो था ब्रिटिश अधीनता करते हुए यह शासक बना और इसने भेजा था सबसे एक है ये राजा राम मोहन राय को इसने इंग्लैंड भेजा था और राजा को उपाधि दिया था, ठीक है। उसका शासन केवल नाम मात्र का था, सत्ता अब अंग्रेजों के हाथों में आ चुकी थी, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ और 1857 की क्रांति के दौरान इसे लोगों ने विद्रोहियों ने जो है सो सम्राट घोषित किया और उसके बाद जो है इन्हें रंगून भेज दिया गया और इनकी मृत्यु 1962 में होगी। फर्रुख सियार के शासनकाल में अंग्रेजों को व्यापारिक विशेषाधिकार मिला था और मोहम्मद शाह रंगीला के काल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। शाह आलम द्वितीय के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था और ये जो शाह आलम द्वितीय को गिरफ्तार करके अंत में जो है सो रंगून भेज देता है। अब मराठा देख लेते हैं दोस्त। तो मराठा थोड़ा लंबा है, कोई नहीं। तो देखिए मराठा साम्राज्य हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो भक्ति आंदोलन के पृष्ठभूमि समझते हैं। संत तुकाराम, संत रामदास और संत एकनाथ जैसे मराठी संतों ने अपनी शक्ति संरचना से समाज को संगठित किया और मराठा एकता को मजबूत करने का कोशिश किया, ठीक है दोस्त। देखिए ये जो था मराठाओं का था दोस्त, इतना बड़ा एम्पायर, ठीक है। देखिए छत्रपति शिवाजी जैसे 1627 से लेकर 1680 तक इन्होंने किया और
भारतीय नौसेना का जनक भी इन्हें बोला जाता है, ठीक है। और शिवरेत दुर्ग इनका जो था, शिवनेर दुर्ग जो था वो शाहजी भोसले और माता पिता जो थे उनके जीजाजी भाई थे, ठीक है ना। पिताजी थे शाहजी भोसले और माता का नाम था जो है सो जीजा भाई। इनका जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग में, ठीक है। और गुरु रामदास थे, ठीक है। 64 में 1664 सॉरी 1644 में तोरंगढ़ के किले पर अधिकार इन्होंने किया। और उसके बाद 1656 में जो है सो इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। बीजापुर पर आक्रमण एवं पुरंदर की संधि जो है सो 65 में की। औरंगजेब ने जय सिंह राजपूत सेनापति को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा था। संधि के अनुसार शिवाजी ने 23 किले मुगलों को सौंप दिए थे, ठीक है। शिवाजी दिल्ली बुलाया गया था, वो अपमान किया गया और नज़रबंद किया गया उनको, किंतु चतुराई से वो वहाँ से भाग निकले, ठीक है। उसके बाद 1672 में सोलाहिर का युद्ध मराठाओं और मुगलों का निर्णय के लिए किया। और उसके बाद 74 में जो है सो राज्याभिषेक इन्होंने किया और रायगढ़ दुर्ग में प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से इन्होंने जो है सो करवाया, राज्याभिषेक करवाया। उसने छत्रपति का उपाधि धारण किया था और 1680 में इनका निधन हो गया। शिवाजी के उत्तराधिकारी जो है सो संभाजी एक तरफ थे और एक तरफ राजा राम थे, ठीक है। तो उनका पुत्र जो थे संभाजी थे, शिवाजी के पुत्र थे। और संभाजी के भाई का मृत्यु होने के बाद इनके सत्ता संभाला राजा राम ने, ठीक है। उसके बाद अकबर द्वितीय औरंगजेब का विद्रोही पुत्र को शरण दिया, ठीक है। और राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से शासन किया। मुगलों ने पकड़कर 1689 में संभाजी को क्रूरता से हत्या कर दिया। इन दोनों में संघर्ष होता है संभाजी और ताराबाई में, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं साहू, आगे देखते हैं। तो आते हैं साहू जी के, देखते हैं, ठीक है। संभाजी के पुत्र ये होते हैं, संभाजी के पुत्र ही ताराबाई को हराते हैं खेड़ा के युद्ध में 1707 ईस्वी में, ठीक है। और जो 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जो है छत्रपति का नाम के शासक रह गए और वास्तविक जो है सो माने कि जो छत्रपति होते हैं वो वास्तविक नाम का शासक रहते हैं और पेशवा जो है सो अपने हाथ में ले लेता है प्रशासन यहाँ से, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं दोस्त। तो प्रशासनिक जो है केंद्रीय व्यवस्था पहले देख लेते हैं। केंद्रीय व्यवस्था जो है सो पेशवा यानी प्रधानमंत्री होता था, अमात्य यानी वित्त मंत्री होता था, न्यायाध्यक्ष यानी जो न्याय वाला होते थे ना वो मुख्य न्यायाधीश होते थे, पंडित राव जो होता था वो धार्मिक मामलों से होता था, और चिटनवीस जो छत्रपति के सचिव होते थे ना उनको बोलते थे, ठीक है। उसके बाद प्रांतीय प्रशासन में देखते हैं। राज्य को तरफ यानी जिला और फरगने को उप जिला कहा जाता था। कर प्रणाली जो था चौथ कर मुगल क्षेत्रों से सैन्य संरक्षण के बदले 25% वसूला जाता था और सरदेश मुखी जो था वो 10% अपने वंशानुगत अधिकार के लिए, ठीक है ना। पेशवा का युग का शुरुआत देखते हैं दोस्त। पेशवा का युग का शुरुआत जो है सो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ 13 से 20 तक यानी 1713 से 20 तक होते हैं, साहू जी पर नियुक्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सो आते हैं बालाजी बाजीराव जो है सो 1720 से 40 तक रहते हैं। नए पेशवाओं के सबसे प्रसिद्ध और 1728 में प्रशासनिक राजधानी 17 से पुणे ले जाते हैं और 1737 में दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। पालखेड़ा का युद्ध होता है और निजाम और मराठाओं के बीच होता है, ठीक है ना। इस युद्ध की राजनीति से मराठा परिवारों का प्रभाव बढ़ता है। गायकवाड़ बड़ौदा, भोसले नागपुर, होलकर इंदौर और शिंदे ग्वालियर और पेशवा जो थे वो पुणे में थे, ठीक है ना। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त। तो बाजीराव प्रथम पन्नी मस्तानी जो था ना, मस्तानी मूवी आपने देखा होगा, तो उससे रिलेटेड थे बाजीराव, ठीक है। बाजीराव प्रथम तो बालाजी बाजीराव जो थे उनका नाना साहब उपनाम था, ठीक है ना। ये 40 से 61 तक रहे और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को इन्होंने हराया था। शासनकाल में मराठाओं ने उत्तर
प्रदेश में तक इन्होंने विस्तार किया। ठीक है। और तीसरा पानीपत का युद्ध जो है सो इनके रघुनाथ राव के काल में होता है। और अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान जो है सो आता है अफगानिस्तान से, और मराठाओं का भयंकर हार का सामना करना पड़ता है। इसमें जो है बहुत सारा जो है इनको धोखा देते हैं लोग। ठीक है ना। सदाशिव राव भाव जो थे ना, उन्होंने इस अति का वो किया था। और जैसे विश्व सरावत जो थे वो नाना जी के पुत्र थे, उनका मृत्यु हो गया था। नाना साहब के मृत्यु के बाद जो है उनके बाद जो है यह जैसे साम्राज्य का पतन होना, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। अब आते हैं भक्ति आंदोलन के। ठीक है। तो भक्ति आंदोलन में देख लेते हैं, परंपराओं को 2 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, और सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। ठीक है ना। सगुण होता है ना, निर्गुण और सगुण भक्ति। ठीक है ना। तो आते हैं 6वीं शताब्दी के आसपास प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का नेतृत्व 2 समूहों में किया गया, अलवार और नयनार। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं भक्ति आंदोलन के अध्ययन करने का स्रोत गीत गोविंद में दर्शाया गया है। दर्शन देखते हैं, वैशेषिक दर्शन जो है रामानुजाचार्य, शुद्ध द्वैत पूजा मूर्ति जो है सो बल्वाचार्य, अद्वैत यानी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे शंकराचार्य, द्वैत द्वैता माधवाचार्य, अद्वैत जो था वो निम्बिकाचार्य। ये याद कर लीजिएगा दोस्त, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा भक्ति आंदोलन में जो है सो देखते हैं आदि शंकराचार्य जो थे 788 से लेकर 820 तक इनका जो है सो जन्म हुआ था, कालारी केरल में हुआ था। और यह दर्शन कौन सा दर्शन दिए थे? द्वैत वेदांत। इन्होंने बोला था ब्रह्मा और आत्मा एक है, ब्रह्म और आत्मा एक है। ठीक है ना। इन्होंने पूजा मूर्ति का विरोध किया था, 4 मठों का स्थापना किया, सिंगरेली, द्वारका, पुरी और जोशीमठ। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं रामानुजाचार्य जो है सो 1017 से लेकर 1137 तक। ठीक है। इन्होंने दक्षिण भारत में वैष्णव संत और विशिष्ट वेदांत, ब्रह्म और आत्मा अलग लेकिन परस्पर जो है संबंध रखते हैं, इन्होंने बताया था। उपनिषद और भागवत के आधार पर इन्होंने बताया। प्रमुख शिष्य इनके थे रामानंद। स्मृति जो था वो हैदराबाद में इनका है। इक्वलिटी स्टैचू भी बना है ना, अभी हाल फिलहाल में बना है ना, इनका स्टैचू बना है और उसके नाम से इक्वलिटी स्टैचू बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं रामानंद जो है हिंदी में भक्ति उपदेश देने वाला पहले संत थे। जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर भक्ति का प्रचार किया। ठीक है ना। प्रसिद्ध वाक्य जात पात पूछे न कोई, हर को भजे सो हरि को होई। जात पात न पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, इन्होंने बताया था। उसके बाद कबीरदास को देख लेते हैं दोस्त। तो जो है सो कबीरदास वाराणसी के पेशेवर बुनकर यानी तांती समाज से ये बिलोंग करते थे। ठीक है ना। और निर्गुण भक्ति, ये मूर्ति पूजा और धार्मिक पाखंड का विरोध करते थे। ये गुरु रामानंद को मानते थे। और मुस्लिम सूफी शेख ताकी को के प्रभाव में भी थी। बल्लवाचार्य देव पुष्टि मार्ग का संस्थापक बोलते हैं। शुद्ध द्वैतवाद और शुद्ध निर्गुण ब्राह्मण की उपासना की। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं दोस्त, तो अब देखिए त्यागराज जो थे ना, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार थे ये, और राम भक्ति के आधार पर रचनाओं का प्रसिद्ध किया था। इन्होंने गाना गा करके वो बताया था। ठीक है ना। उसके बाद महाराष्ट्र के प्रमुख भक्ति संत को देखते हैं, नामदेव, ये ज्ञानेश्वर के समकालीन थे। ठीक है ना। इन रचना उभंग यानी गीत, इन्होंने भी गीत का ही वो किया था, अपनाया था। कुछ पदों में गुरु ग्रंथ में ही सम्मिलित किया। निर्गुण भक्ति से ये बिलोंग करते थे। एकनाथ जो थे वो 33 से 99 तक रहे हैं, और मराठा साहित्य का एक महान स्तंभ थे। इनका रचना था स्वार्थ रामायण। ठीक है। रामायण पर एक टीका उन्होंने लिखा था। श्रीमद् भागवत पे भी जो है सो एक पुराण का 11वीं शताब्दी को व्याख्या की, और जन जागरण को जो है सो उन्होंने अति किया। तुकाराम जो थे वो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है ना। उभय इन्होंने मराठी भाषा में ही उभंग किया और संत नामदेव और ज्ञानेश्वर की परंपराओं को आगे बढ़ाया।
अब रामदास आ जाते हैं। रामदास जो है सो दास बोध और उपदेश के शिक्षक का संकलन किया। छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक मार्गदर्शन को इन्होंने आत्मबल दिया, ठीक है ना, आत्मबल और राष्ट्रभक्ति आंदोलन को संतुलित करने का प्रयास किया, ठीक है दोस्त। उसके बाद आते हैं सिख परंपरा यानी सिख संप्रदाय। गुरु नानक देव जी को जानते हैं आप, सिख धर्म के संस्थापक थे। निर्गुण भक्ति नारा और एक ओंकार का वो करते थे। ननका साहब जो था पाकिस्तान में है अभी, उनका वहीं जन्म हुआ था, ठीक है। और ये जब कब से कब तक रहे थे, 1469 से 1539 तक। गुरु अंगद देव जो सो 1504 से लेकर 52 तक रहे और इन्होंने गुरु नानक के उत्तराधिकारी बने और गुरुमुख लिपि का इन्होंने प्रचार किया। अमरदास जो थे 79 से लेकर 1574 तक रहे, ठीक है। लंगर परंपरा का इन्होंने ही वो किया था और स्त्री और जाति का विरोध इन्होंने किया, ठीक है। गुरु रामदास जी अमृतसर में नगर का स्थापना किया और शादी के रीति रिवाज पर वो करवाए थे। गुरु अर्जुन देव जो थे वो 63 से लेकर करके 1606 ईस्वी तक रहे। हरमिंदर साहब गुरुद्वारा जो है उनका वो करवाया था, स्थापना करवाया था और ये जहांगीर ने इनको फांसी पर चढ़वा दिया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं गुरु गोविंद जी। गुरु गोविंद जी जो थे अकाल तख्त का स्थापना किया और मीरी पीरी के परंपरा यानी धर्म और सत्ता दोनों लाए हैं। गुरु हर राय जी जो थे वो शांति प्रिय और जन कल्याण पर ध्यान दिए थे। गुरु किशन जो सबसे कम उम्र के गुरु बने थे और इनका चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो गए थे। तेग बहादुर धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया। औरंगजेब ने इनको चांदनी चौक के पास में इनको बंदा बहादुर मस्जिद के सामने जो है इनको टंगवा देता है, ठीक है, उन्हें हैंगिंग करवा देता है, टंगवा देता है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जाने खालसा पंथ पटना में इनका जो है सो वो हुआ था गुरु जन्म और गुरु ग्रंथ साहब का जो है इन्होंने कर दिया और इसके बाद जो है सो इसके बाद कोई गुरु नहीं हुए, ठीक है। अंतिम सिख गुरु मानव रूप में ही और गुरु गोविंद सिंह जी थे। सिखों का पवित्र गुरु ग्रंथ साहब है, गुरु लिपि, और इसी को आगे जाकर माना गया गुरु, ठीक है। सिखों का पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर है, हरमिंदर साहब गुरुद्वारा जो है अमृतसर, और खालसा पंथ का शुद्ध अनुशासित योद्धा सन्यासी समुदाय से बिलोंग करते थे। थोड़ा देख लेते हैं सूफी संत। सूफी आंदोलन जो है दोस्त, सूफी आंदोलन उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, तो सूफीवाद की उत्पत्ति फारस में हुई और यह 12वीं शताब्दी में भारत पहुंचा। सूफी संत शब्द ऊन से निकला है। सूफ जो है ऊन से निकला हुआ है, क्योंकि सूफ संत ऊनी वस्त्र पहनते थे जो उनकी सादगी का प्रतीक था और सूफियों की भौतिकता का विरोध और आध्यात्मिकता, पवित्रता तथा ईश्वर यानी अल्लाह की भक्ति का प्राथमिकता दी गई। जिहाद यानी धार्मिक युद्ध का माध्यम से सूफी मानते थे और मुजाहिद स्वर्ण यानी जन्नत प्राप्त करता था। अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर शरीफ में, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक अजमेर शरीफ जाने वाला पहला सुल्तान माना गया है। इस जेल में भी पूछा गया क्वेश्चन दोस्त, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं सूफी आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत ईश्वर के विश्वास, एकेश्वरवाद और आध्यात्मिक एकता, ठीक है। प्रेम और भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति का माने कि समर्पण। संगीत और काव्य कव्वाली के माध्यम से भक्ति को व्यक्त करना। पीर और मुदीर, पीर सूफी गुरु थे और मुदीर जो थे शिष्य थे। खान का सूफी आश्रम और ध्यान सेवा एवं साधना का केंद्र। सूफी आंदोलन से संबंधित शब्दावली समझते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तब वुफ जो थे सूफी दर्शन का रहस्यवाद था और शेख पीर या मुर्शीद बोलते थे सूफी गुरु को। मुरीद जो थे वो शिष्य थे। खिलाफत जो था उत्तराधिकारी था, खलीफा उत्तराधिकारी सॉरी। और खान शाह जो था सूफी आश्रम पर ध्यान देता था। शाम जो था संगीत एवं भक्ति पर ध्यान देता था, ठीक है। रक्स जो था सूफी नृत्य करता था। फना जो था आत्मविलय, ठीक है। और जियारत जो था सूफी संतों का दरगाह था दोस्त, ठीक है। ख्वाजा
मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती संप्रदाय से थे, भारत में सबसे लोकप्रिय रहे। और शहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे, ठीक है ना, सुहरावर्दी संप्रदाय से, ये रूढ़िवादी शासकों के निकट रहे। और शेख अब्दुल कादरी जिलानी, ये कादरी से थे, सादगी एवं पैगंबर का प्रेम से जाने जाते थे। और ये थे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शदी, ये नक्शदी संप्रदाय से थे, कठोर शरीयत पालन और अत्यंत रूढ़िवादी थे। सूफी आंदोलन ने हिंदू समाज में भक्ति आंदोलन के समान धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समरसता तथा प्रेम आधारित भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। सूफियों ने कभी महज धर्म के नाम पर ही हिंसा को नहीं अपनाया। उन्होंने लोक भाषा हिंदी उर्दू में भी भक्ति संदेश फैलाया, जिससे जनमानस पर गहरा प्रभाव हुआ। चलिए, थैंक यू दोस्त। तो आपका जो है सो मिडिवल हिस्ट्री पूरा हो गया है, ठीक है। और इसका जो PYQ है वो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। जो बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, बिहार SI, बिहार BPSC के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, टॉपिक वाइज जो है आपको करवा दिया गया है, पहले ही ऑलरेडी करवाया गया है। तो उसको जा कर करके आप 200 से उसका वो है टॉप 200 क्वेश्चन का PYQ के नाम से होगा, आप एक बार देख लीजिएगा जा कर करके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय बिहार।